हेलो फ्रेंड्स, हमने केबीएस पीजीटी बायोलॉजी 2023 के लिए डेमो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। उसमें से जो हमने डिस्कस किए थे बॉटनी के टॉपिक्स। उसके बाद हमने जूलॉजी के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है जेनेटिक्स से रिलेटेड, और जेनेटिक्स के साथ जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह, इस पार्ट से जो कुछ बच रहा है, इसके आगे कुछ एवोल्यूशन से बच रहा है, वहां से और बायोटेक्नोलॉजी से जो पार्ट्स बच रहे हैं उनके टॉपिक्स की बात आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। क्लियर है ना? जेनेटिक्स से जो टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब ये इस टॉपिक में सबसे पहली चीज क्या है, जब आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट पढ़ाते हैं ना, तो इसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि ये टॉपिक अपने आप पे थोड़ी देर तक चलेगा, आपका 5-7 मिनट अच्छे से कवर करेगा, 8-10 मिनट। उसके साथ साथ जब आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट पढ़ाया जाता है, तो पहले तो ये अब समझाने में कैपेबल होने चाहिए कि केवल ये नहीं क्रॉस बना दिया कि आखिर इसको इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कहा क्यों गया है, कि जब हम डायहाइब्रिड के केस में बात करते हैं तो आखिर ये क्यों इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, यानी कि एक क्रोमोसोम पर जो जीन अलग अलग प्रेजेंट हैं वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं ये लॉ किसको अपोज करता है, लिंकेज को। तो जब आप इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट पढ़ाएं तो आपकी मैच्योरिटी शो करने वाला पॉइंट क्या है कि आप ये जरूर बताएं कि ये किस तरीके से ये लॉ लिंकेज को अपोज करता है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड टॉपिक, मुझे बहुत समझ में आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से बहुत अच्छी तरीके से दो चीजें आपकी डिफाइन हो जाती हैं, एक तो कोडोमिनेंस के साथ साथ में डिफाइन हो जाता है मल्टीपल एलिलिज्म। क्लियर है ना? बट जब आप ब्लड ग्रुप को टच करेंगे तो अदर सारे एस्पेक्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम में दिए रहते हैं उनको भी देख लेंगे। लास्ट में मैं एक चीज और बताऊंगा कि आपको ओवरऑल क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम चलें तो पढ़ाने के लिए ना आपके लिए एन्यूप्लॉइडी बहुत अच्छा पॉइंट है। पूरा म्यूटेशन पढ़ाएं तो वो मुझे उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो कोई टॉपिक पूरा ले लो तो बड़ा वास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा। अगर आप म्यूटेशन पूरा पढ़ाएंगे तो जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीनोमेटिक म्यूटेशन, तो इतना बड़ा हो जाएगा कि पढ़ा उसको ना पूरे सारे डायमेंशंस को कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप केवल एन्यूप्लॉइडी पढ़ा रहे हैं तो एन्यूप्लॉइडी में आप एन्यूप्लॉइडी को पार्टिकुलरली डिफाइन कर दीजिए। फिर उसकी हेल्प से आपको दो चीजें डिफाइन करने को मिलेंगी। एक तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी यहां पर प्राइमरीली मोनोसोमी, जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तो मोनोसोमी पढ़ानी पड़ेगी। फिर जब आप मोनोसोमी पढ़ाएंगे ना, तो मोनोसोमी के साथ आपका जो एग्जाम्पल रहता है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। आपको टर्नर सिंड्रोम के बारे में उसके साथ में लिंक करके बता सकते हैं बाद में। क्लियर है ना? फिर उसके बाद एन्यूप्लॉइडी में एक और टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जिसका नाम है ट्राइसोमी। और अगर आपको ट्राइसोमी पढ़ाना है, ट्राइसोमी आप जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद आपके पास दो सिंड्रोम है बताने को। एक तो आपका डाउन्स सिंड्रोम, और डाउन्स सिंड्रोम के बाद आपका रहेगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर है ना? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें वैरायटी काफी बन जा रही है, और एक बहुत बड़ा टॉपिक उठा लेने में फिर ये हो जाता है ना, उस पूरे टॉपिक को आप पढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप पूरा टॉपिक पढ़ा लें लिमिटेड टाइम में। जब आपने म्यूटेशन पूरा उठा लिया तो सारा आप कवर कर ही नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी इंतजार में रहते हैं, वो बीच में आपको इंटरप्ट करेंगे 5-7 मिनट के बाद। अगर ऐसा टॉपिक है जो 5 मिनट में 7-10 मिनट में खत्म हो रहा है 8-10 मिनट के बीच में, तो फिर वो वेट करते हैं कि इसको पूरा ही पढ़ा लेने दो, ये अच्छा पढ़ा रहा है, इसको पूरा पढ़ा लेने दो। ठीक है ना? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं टॉपिक उठाऊं यहां पर, तो आप कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया भी उठा सकते हैं। ठीक है ना? कलर ब्लाइंडनेस, इनहेरिटेंस को पूरा अच्छे से समझाएं, क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड है, कैसा है, किस तरीके का है, इनहेरिटेंस कैसे होता है, थोड़ा क्रिस क्रॉस वगैरह भी इसके साथ में जोड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप हीमोफिलिया को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना? कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया, तो ये इतनी चीज इनको आप यहां से उठा सकते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। कितने हो गए हैं इसमें? 5 पॉइंट्स हो गए हैं। चलिए हम
सिक्स्थ पॉइंट को देख लेते हैं। सिक्स पॉइंट को अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन अपने आप में अच्छा टॉपिक है, बढ़िया सा डायग्राम बनेगा और आप एक एक स्टेप को डिफाइन करते चले जाएंगे। समझाने के कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छा ध्यान दें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने आपसे कई बार कहा है कि डेमो बहुत अच्छा हो जाएगा और नॉर्मल जो क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो अच्छे चले जाएंगे, तो फिर आप और चीजों में गलतियां करके आएंगे तो वो बहुत मायने नहीं रखती हैं। ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये अपने आप एक बहुत अच्छा टॉपिक है और अगर आप इसको तैयार करके जाएं तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। ये वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछने का मन ना हर इंसान का रहता है। आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देख लीजिए, यहां से लगभग क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के बाद एक अच्छा टॉपिक है लैक्टोज ओपेरॉन मॉडल, क्योंकि ऐसा टॉपिक है इसमें दो डायग्राम बनेंगे, एक ऑपरेटर का स्विच ऑफ की पोजीशन में, एक ऑपरेटर का स्विच ऑन की पोजीशन में। और लैक्टोज ओपेरॉन मॉडल में अपने आप में काफी कॉन्सेप्ट्स हैं ठीक ठाक पूछने के लिए जो कि सफिशिएंट है। इसके बाद आते हैं एक चीज, आप अगर उसमें थ्योरी कोई लेना चाहते हैं एवोल्यूशन चैप्टर से तो आप थ्योरी उठा सकते हैं ठीक ठाक। जैसे डार्विन थ्योरी की बात करें तो डार्विन की थ्योरी को आप जो टी.आर. माल्थस थे उससे कनेक्ट करके आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कोरिलेटेड वे में आती है। नॉर्मल फर्टिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स है, क्लियर है ना, लिमिटेड फूड सोर्स एंड स्पेस है, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, तो कोरिलेटेड वे में आता है। अच्छे से बताते चले जाइए और डिफाइन करते चले जाइए। हालांकि इसमें बहुत अच्छा कोई डायग्राम नहीं बना पाएंगे, बट हाँ फिर भी अगर आपके अंदर स्किल्स हैं पढ़ाने के तो बहुत अच्छा आप पढ़ा सकेंगे। अगला आता है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। बेटा जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है ना, ये अपने आप में काफी अच्छा टॉपिक है, बट छेड़े तभी जब आपको बहुत अच्छी कमांड हो। फंसने वाली स्थिति में इस टॉपिक को मत छेड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये एक अच्छा टॉपिक है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, क्लियर है ना। तो सीवेज ट्रीटमेंट में ये इस टॉपिक को आप बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। फ्लॉक्स हैं, एनोरोबिक रेस्पिरेशन है, बहुत सारी चीजें, बीओडी है, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और इसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। देखो अगर आप ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस को पढ़ाते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के केस में किसी टॉपिक को ना डेप्थ से लेके चले, ऐसा नहीं एकदम बिल्कुल शुरू किया वहीं से शुरू कर दिया, पकड़ने की कोशिश करें। अब जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आपको पढ़ाने हैं तो जो व्यक्ति सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छे से डिफाइन कर पाएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आखिर डेवलप कैसे हुए थे, तो डेवलप तो सेलुलर डिफेंस में हुए ना। बहुत सारे वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करते थे तो बैक्टीरिया ने सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करना शुरू किए जो वायरस के डीएनए को ब्रेक कर देते थे। तो कहानी अगर आप वहां से शुरू करेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। सीधे सीधे पढ़ाने लग गए, आपने कहा कि पैलिंड्रोमिक को कट करता है, तो वो कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो टीचिंग में इफेक्टिव कॉन्सेप्ट्स आप डालना आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 13th, इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें आप इजीली कैसे जेल जो होता है एगेरोजोल वो सीविंग इफेक्ट कॉज करता है। अभी जैसे इसमें रेड एल्गी भी आ जाएगा, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम, जिनसे आपको एगेरोजोल मिलता है, तो फिर उनकी भी आप तैयारी करें। तो कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी वहां पर आ रहा है ना तो उसको बहुत अच्छे से करें। पीसीआर अपने आप एक बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और अच्छे से आप इसको 10 मिनट में 7-8-10 मिनट में बड़े अच्छे से पढ़ा सकते हैं। एक टॉपिक मुझे और लगता है कि जैसे आप अगर ऐसा करें, डीएनए है, डीएनए से स्टार्ट करें, फिर इस डीएनए की पूरी कॉइलिंग को, सुपर कॉइलिंग को समझाने की कोशिश करें। तो डीएनए से स्टार्ट करके इसको क्रोमोसोम तक ले जाने की कोशिश करें और इसके रिलेशन में जीन को भी समझा दें अगर आप पूरा बहुत डिटेल में, तो
इससे बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बच्चे को जेनेटिक्स की पूरी एबीसीडी सब कुछ समझ में आ जाती है। तो फिलहाल मुझे ये टॉपिक्स लगे इस पार्ट से जो अपने आप में बहुत इफेक्टिव रहने वाले हैं। बाकी आपकी मर्जी कि आपको कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा लगता है और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है ना? तो फिलहाल ये था आज का सेशन और आप सभी को ऑल द बेस्ट। तैयारी अच्छे से करते रहें। आपकी आंसर की बस आने ही वाली होगी, किस दिन आ जाएगी ये नहीं पता है। ठीक है ना? बस आप 5 डेज ज्यादा हैं, 5 डेज नहीं लगेंगे, उससे पहले आपकी आंसर की आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।